हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली कोलिजन थ्योरी पढ़ा था, आर्हीनियस का कोलिजन थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे बेसिकली कोलाइड करना पड़ेगा एंड कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव। एंड इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि उसके पास मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जो उसे कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, एंड वो कोलिजन एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? आज हम बेसिकली इस लेक्चर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि टेम्परेचर कैसे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। आपको याद होगा जब इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने पॉइंट पढ़ा था टेम्परेचर। हमने बोला था कि इन जनरली टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है। मैंने बोला था ये मैं बाद में बहुत लंबा एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेटली ये आ गया है आज टॉपिक पर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी पढ़ने से पहले जो हमने कल आर्हीनियस का फाइनल इक्वेशन बनाया था, कल का लेक्चर लंबा हो गया था, तो आज हम बेसिकली आर्हीनियस के इक्वेशन से, यानी कि जो कल इक्वेशन था उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे हम, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं आर्हीनियस की इक्वेशन में, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले। तो एक दो क्वेश्चन हम आर्हीनियस की इक्वेशन के ऊपर करेंगे एंड देन वी विल रीड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? सो यार, to save the time, I have a question. The rate constant for the decomposition of hydrocarbons is 2.418 into 10 raised to power minus 5, यानी कि ये मेरे को रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। Clear? At 546 Kelvin, if the energy of the activation is, यहाँ पे मेरे को EA भी दिया हुआ है, energy of activation, what will be the value of pre-exponential factor, यानी कि पता है ना क्या पूछा है? A। क्या पूछा है? A। तो बड़ा सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल है, जगह काफी चाहिए होगी, पार्टीशन बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? K is equal to A e raised to power minus EA by RT। यही था। अगर आपने दोनों साइड लॉग लिया तो ये क्या था? ln A minus EA by RT। हमने जाते जाते कल इसके ऊपर ग्राफ भी बना लिया था। एंड अगर हम इसे बना लें, दिस इज log K is equal to log A minus EA अपॉन 2.303 R। बिकॉज नेचुरल लॉग को खोलेंगे तो 2.303 लॉग के, ln A को खोलेंगे तो 2.303 लॉग A माइनस EA बाय RT, तो ये 2.303 नीचे आ गया। ये तो मैंने अभी तक सिर्फ इक्वेशन ही सॉल्व करा था। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। इसमें हमारे पास K है, ये रहा K। A हमें निकालना है, डेफिनेटली ये चीज निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है A। EA हमारे पास है, R तो हमारे पास होता ही है, एंड यस हमारे पास टेम्परेचर भी है। क्लियर? तो यार वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। तो मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, लाइक log A, इस चीज को इधर ले आता हूँ, दिस इज log K प्लस EA अपॉन 2.303 RT। क्लियर? सो दिस इज log A is equal to, हाँ जी, log K कितना है? दिस इज log of 2.418 into 10 raised to power minus 5, then plus EA कितना है? 179.9 into 10 raised to power 3। क्यों किया है 10 raised to, क्योंकि किलो जूल है, यहाँ पे जूल्स में कन्वर्ट कर लिया है। फाइन, अपॉन 2.303 into R कितना होता है? 8.314 into टेम्परेचर कितना है? 546। कोई दिक्कत? अगर हम इसको सॉल्व करें, log A, इस नंबर का log सॉल्व करना है। यस, कितना आएगा इस नंबर का log? इस नंबर का log निकालिए, कितना आएगा? एंड ये सारा कैलकुलेशन सॉल्व करिए। फाइन, अब log निकालना तो हमने बड़ा सिंपल तरीके से सीखा हुआ है, ठीक है ना? log निकालना तो बड़े सिंपल से सीखा हुआ है। ये आ गया माइनस 0. प्लस के 0.4 माइनस के 5, ये तो ये आ गया है।
क्लियर। एंड ये अल्टीमेटली आ गया है सारे का सारा सॉल्व करके। लेट्स डू द कैलकुलेशन। फाइन, दिस कम्स आउट टू बी 17.2. Fine. I have done the calculation for you. So this comes out to be 17.2. So ultimately ये आ गया है -4.6 plus 17.2, 12.6 approximately. Fine. And this is basically log A. Fine. And if you want to calculate the A, take anti-log of 12.6. इसके लिए मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज लॉग एंड एंटी लॉग कैन बी इजीली सॉल्व, है ना। दिस कम्स आउट टू बी 4 into 10 raised to power 12. So 4 into 10 raised to power 12 is the final answer for the pre-exponential factor. कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही ज्यादा आसान था, सब कुछ दिया होता है यार, k a e raised to power rt। तो अल्टीमेटली इसमें जो a था ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, बाकी सारा कुछ हमारे पास गिवन है। हमने इक्वेशन निकाला, सबकी वैल्यूज पुट करी, k की वैल्यू पुट कर दी, ये अल्टीमेटली इक्वेशन सॉल्व किया मैंने सही। आप इसको डायरेक्टली यहीं से भी याद रख सकते हो, वरना ये ज्यादा याद किया जाता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, log k is equal to log a minus ea upon 2.303 rt। कोई दिक्कत? तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। व्हाट आई गॉट इज log a is equal to 12.6 and a comes out to be 12.6 cantilog which can be calculated in 1 second, you know ना। हमने सीखा हुआ है पहले लॉग और एंटी लॉग निकालना 1 सेकंड के अंदर, बिल्कुल। तो वहां से हमने ये सॉल्व कर लिया है 4 into 10 raised to power 12। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर ही, सो दैट इट मस्ट बी प्रीटी क्लियर एंड देन वी विल मूव टू द डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। So here we have the next question. The decomposition of hydrocarbon follows this particular equation. एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि डाटा नहीं है। देखो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी देखो, ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है एंड ये निकालना है, यानी कि यू जस्ट नीड टू कंपेयर इट, यू जस्ट नीड टू कंपेयर इट। काफी ज्यादा आसान है ना। अगर हम देखें यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं, a e raised to power minus ea by rt, ये इक्वेशन होती है। इसको कंपेयर कर लो, देखो ये जो इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है ना डिकम्पोजिशन, ये किसी और फॉर्म में भी दिया हो सकता था। हमने 3-4 फॉर्म्स अभी अभी रिसेंट क्वेश्चन में बनाई हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता था। हमें ये वाला फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने उस फॉर्म में आर्हीनियस इक्वेशन को लिख लिया। ये आपको कुछ इस फॉर्म में भी दिया हो सकता था कि log k is equal to log a minus ea by rt की फॉर्म में भी दिया हो सकता था, या 2.303 किसी भी फॉर्म में आ सकता था, पर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, यहां से हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि ये तो k आ गया, ये आ गया a, यानी कि दिस इज a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो पिछले क्वेश्चन में इतना मत्था मारा है, यहाँ पे डायरेक्टली पड़ा है a। एंड e रेज टू पावर -28000 केल्विन डिवाइड बाय t एंड e रेज टू पावर माइनस e बाय rt। अगर आप यहां से देखो तो ये -28000 केल्विन ही एक्चुअली में माइनस e बाय r है। Fine. Comparing this particular these two equations, comparing 1 and 2, मैं कह सकता हूं माइनस ea by r ही -28000 है। मानते हो ये बात? केल्विन तो चलो यूनिट है, उसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, ये माइनस माइनस उड़ गया है। एंड ea is equal to r into 28000। Is that clear? And what is R is 8.314 into 28,000। कोई दिक्कत? And do this calculation. This comes out to be 232,792 जूल पर मोल। कोई दिक्कत? You can write it as 232,792 किलो जूल पर। कोई दिक्कत? खैर क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ना जाते हुए मेजर चीज समझने वाली क्या है कि आपको जो डीकंपोजिशन है वो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में ना देके सीधा इक्वेशन फॉर्म में भी दिया हो सकता है।
अगर सीधा इक्वेशन फॉर्म में दिया हो तो आप सोचिए किस फॉर्म में दिया हो। देखो आर्गीनियस की इक्वेशन इस तरीके से भी लिख रहे हैं, इस तरीके से भी लिख रहे हैं, पर ये फॉर्म के साथ ये डायरेक्टली मैच कर रहा है। तो मैच करके यार के ये आ गया ए, वैसे ए हमें निकालना नहीं था, चलो कोई बात नहीं, पर ये आ गया दिस वैल्यू, इसको इसके साथ कंपेयर करा, गेट द वैल्यू ऑफ ये, कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कोई दिक्कत? हाँ जी, हमारा टॉपिक है बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डाल रहा है। क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले जमाने में ना इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट से बताया जाता था। इन अर्लियर डेज एक टेम्परेचर कोफिशिएंट टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता था। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली हमारी डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर बता देता था। देखो एक बात तो क्लियर है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ेगा, मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं। टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ेगा, इस बात को प्रूव कर लेते हैं। अभी अभी हमने एक इक्वेशन करा है, लाइक के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। पहले मैं इस चीज के प्रूफ पे चला जाता हूं एंड देन आई विल राइट व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। पहले इस बात को प्रूव करता हूं। देखो के अगर मैं लॉग में लिखूं, ये लॉग ए माइनस ये आ गया था अल्टीमेटली मेरे पास ई ए बाई 2.303 आर टी। फाइन, प्रूव करते हैं क्या? टेम्परेचर के बढ़ने से, लो जी ये चीज बढ़ गई, इसका मतलब ये चीज क्या होगा? अगर ये चीज बढ़ गई तो ये चीज क्या होगी? कम। मानते हो ये बात? क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ी है तो ये चीज सारी क्या हो गई? कम। कोई दिक्कत? यहां ले आता हूं मैं ये चीज, टेम्परेचर के बढ़ने से ये सारी चीज क्या हो गई? कम। अब अगर ये सारी चीज कम हो गई है तो ये सारी चीज क्या हो गई? टेम्परेचर के बढ़ने से ये चीज हो गई कम, तो ये सारी चीज क्या हो गई? ज्यादा। मानते हो ये बात? तो देख लो, टेम्परेचर के बढ़ने से ये चीज क्या हो गई? कम, क्योंकि डिनोमिनेटर के बढ़ने से ये चीज हो जाती है कम, और ये चीज के कम हो जाने से, क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये सारी चीज क्या हो गई? ज्यादा। सोच के देखो ना, सपोज ये 10 था, इसमें से पहले 4 माइनस हो रहा था, पर अब ये चीज 10 में से कितने माइनस हो रहे? 3, क्योंकि अब ये पहले से क्या हो गया? कम। कम हो गया तो 10 की बजाय 3 माइनस किया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी पहले? 6, अब कितनी आ रही है? 7। कोई दिक्कत? तो अगर ये वैल्यू डाउन हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अप। अगर ये सारी वैल्यू डाउन हो जाएगी तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? अप। एंड अगर ये सारी वैल्यू अप हो जाएगी तो के क्या हो जाएगा? अप। गॉस लॉ तो यही कहता है, अगर ये वैल्यू अप हो जाएगी तो के क्या हो जाएगा? अप। हो गया सॉल्व, यही तो करना था। क्या हुआ? टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ गया। बड़ा जबरदस्त प्रूफ है, बहुत ही जबरदस्त प्रूफ है। फाइन, यहां पे टेम्परेचर के बढ़ने से ये वैल्यू क्या हो गई? कम। अब ये वैल्यू कम होने से ये चीज क्या हो गई? ज्यादा। और ये चीज ज्यादा होने से के क्या हो गया? ज्यादा। कोई दिक्कत? अब इसको एक्चुअली में अर्लियर टाइम्स में, यह वैसे तो हम बात कर लेते हैं अर्लियर डेज की, ये आर्गीनियस तो है नहीं है इसमें, ये तो मैं वैसे ही आपको प्रूफ करके बता रहा था। अर्लियर डेज में थोड़ी आर्गीनियस था, आर्गीनियस उसके बाद आया, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले क्या होता था, मतलब बिफोर आर्गीनियस, ठीक है ना, ऐसा मान के चल सकते हैं हम, ठीक है ना। फाइन, अदरवाइज ऐसा कोई कंसेंट नहीं है, मतलब बिफोर आर्गीनियस का। अर्लियर डेज में हम रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी बताते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट से, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए बात एक फेमस थी कि एवरी 10 डिग्री राइज, every 10 degree rise in temperature, reaction rate becomes double। टेम्परेचर के हर 10 डिग्री राइज पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डबल। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बताते थे कि लाइक के टी प्लस 10 अपॉन के टी इज इक्वल टू 2 से 3, मतलब ये अप्रोक्सीमेट बात है वैसे, ठीक है ना।
इस तरीके से कितना यह टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअली में अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये लाइन हो गई। अगर यहाँ पे जैसे 3 लिखा होगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज द रिएक्शन रेट बिकम्स ट्रिपल। इन जनरली हम मान के चलते थे पुराने टाइम में कि रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री बाद टेम्परेचर क्या ये रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कोई दिक्कत? तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आगे वैसे ये 2 से 3 तक वेरी करता है। कोई दिक्कत? फाइन। यानी कि 10 डिग्री बढ़ाने के बाद वाला रेट एंड पहले टेम्परेचर के ऊपर रेट जो है वो अल्टीमेटली डबल या डबल से ट्रिपल तक के किसी फिगर तक आएगा, जिसको जनरली हम ये कह सकते हैं कि जनरली ऐसे बोला जाता था कि फॉर एवरी 10 डिग्री इट बिकम्स डबल। कोई दिक्कत? तो अब बेसिकली हमने क्या देखा है कि देखो टेम्परेचर के बढ़ने से हमने क्या देखा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ता है, ये तो तय है, ये तो आर्मीनियस से भी प्रूव कर दिया मैंने। क्लियर? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से ये फिगर कम हो गई, इसके कम होने से ये फिगर ज्यादा हो गया और इसके ज्यादा होने से के ज्यादा हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर के ज्यादा होने से के ज्यादा हो गए। तो क्लियर है, प्रेटी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ता, तो कितना बढ़ता है वो हमें पुराने जमाने में हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से बताते थे और ज्यादातर ये बताते थे कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे कई बार ना सीधा टेम्परेचर मतलब पुराने जमाने के हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है। फाइन, लेट्स हैव इट। एक पुराने जमाने के हिसाब से क्वेश्चन करो एंड देन फिर हम बनाएंगे कि अब हम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं। और उससे पहले दिस मस्ट बी क्लियर कि टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्लियर? फॉर अ रिएक्शन temperature coefficient is 2, calculate K 40 degree Celsius upon K 25 degree Celsius for this सपोज कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। रिएक्शन बड़ा अलग, क्वेश्चन बड़ा सिंपल लैंग्वेज में है। टेम्परेचर कोफिशिएंट डबल है, यानी कि ये लाइन सही है इसके लिए। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 लिखा होता तो मतलब 10 डिग्री राइज पे, देखो बस एक बार समझा करो, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, बस ये मतलब है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। यानी कि ये जो नंबर आता है ना, ये जो मैथमेटिकल नंबर होता है, ये एक्चुअली में ये बात बता देता है कि 10 डिग्री के बढ़ाने से कितना बढ़े। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, ये इस हिसाब से किया हुआ है कि 10 डिग्री के बढ़ाने से कितना आएगा। देखो आ ये कितना भी जाए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको क्वेश्चन में 2 दिया हो सकता है, अरे ऐसा नहीं, 1.8 भी दिया हो सकता है, 3 भी दिया हो सकता है। इन जनरली ये 2 दिया होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 10 डिग्री के बढ़ाने से हमारा रेट कितना बढ़ता है। 10 डिग्री के बढ़ाने से हमारा रेट हो जाता है ट्वाइस यहां पे हिसाब से। तो आप बताइए ये एक्चुअली देखिए कितना डिग्री रेट चेंज है, 25 से 40, यानी कि 15 डिग्री का चेंज। 10 में अगर डबल होता है तो 15 में निकालिए कि कितना चेंज है। कोई दिक्कत? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। वैसे तो मैं मतलब दिमाग में निकाल सकता हूँ अगर देखा जाए तो। 10 डिग्री का चेंज अगर ट्वाइस है तो 15 डिग्री का क्या 2√2 आना चाहिए, मतलब हो गया, दिमाग में हो गया, पर ठीक है कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली के 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन के 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैं देखूं तो क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर कितना डेल्टा टी चेंज बोला गया है अपॉन 10। फाइन, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आ गया 2 और डेल्टा टी चेंज बोला गया है 15, पर हमारा स्टैंडर्ड था 10, उस हिसाब से ये आ गया 2 की पावर 3/2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2। अगर किसी को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की सिंपलिसिटी नहीं समझ आ रही तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है। सपोज यहां एक और क्वेश्चन में के 45 डिग्री अपॉन के 25 डिग्री सेल्सियस आता, जस्ट आई एम प्रूविंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। फाइन, के 45 डिग्री अपॉन 25 आता, कितना डिग्री राइज है, 20 ना। कितना डिग्री राइज है, 20 डिग्री राइज है। अब आपको 10 डिग्री का राइज पता है ना, 10 डिग्री से डबल और उसके अगले 10 से फिर डबल, यानी कि कितने गुना आना चाहिए, 4 गुना आना चाहिए। कितने गुना आना चाहिए, 4 गुना आना चाहिए। प्रूव कर लेते हैं।
फाइन। 2 की पावर कितना चेंज 20/10 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसको आप इस तरीके से बोल सकते थे 25 डिग्री से 35 डिग्री आते आते ट्वाइस हो गया होगा, एंड 35 से 45 डिग्री आते आते भी ट्वाइस हो गया होगा, ये भी 4 गुना। कितने मर्जी तरीके से कर लो यार, जितने मर्जी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइन, तो ये आपके पास बेसिकली एक बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी आ गई है टेम्परेचर की। फाइन, दो बहुत जबरदस्त चीजें कर चुके हैं हम लोग। कौन कौन सी? एक तो टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ता है, इस बात को प्रूव कर चुके हैं, एंड एक ये हम डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल चुके हैं। कोई दिक्कत? अब एक और इक्वेशन निकाल के देखते हैं आर्हीनियस के हिसाब से, व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट कि आर्हीनियस के हिसाब से हमारे रेट के ऊपर टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है, व्हाट इज आवर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फाइन, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन में चल रहा है, एक और इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। K इज इक्वल टू, इधर से बनाते हैं, थोड़ी शायद ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है हमें। K इज इक्वल टू A e रेस्ट पावर माइनस EA बाय RT। फाइन, लॉग में इक्वेशन लिख लेते हैं, log A माइनस EA बाय 2.303 RT। ये इक्वेशन है लॉग में, नेचुरल लॉग में नहीं, लॉग टू बेस 10 वाले में, ठीक है ना, यही इक्वेशन बन रही है, कोई दिक्कत? अब एट टेम्परेचर T1 तो हमारा जो रेट होगा वो K1 होगा, ये तो ऐसा ही है log A माइनस EA बाय 2.303 R T1। कोई दिक्कत? एंड एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 हमारे पास बेसिकली क्या होगा, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T। यही होगा ना, टेम्परेचर 1 पे मान लीजिए K1 है, टेम्परेचर 2 पे हमारे पास क्या आ गया, K2 आ गया। ये ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, फाइन, क्योंकि टेम्परेचर ही तो बदला है। क्लियर? तो अल्टीमेटली अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, log K2 माइनस log K1। अगर ये इक्वेशन इसमें से माइनस कर दिया तो a के साथ तो a गया, ये log a के साथ log a, ये अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस EA अपॉन 2.303 R T, क्योंकि ये आप जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर? ये सारी की सारी इक्वेशन यहाँ से माइनस करेंगे, a वाला तो टर्म कट जाएगा, दिस वी आर लेफ्ट विद log x माइनस log y क्या होता है, log x अपॉन y, दिस इज log K2 अपॉन K1। एंड अगर हम इसको देखें EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन, बन गई है इक्वेशन। क्लियर? दिस इज अवर डिपेंडेंसी ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। फाइन, यानी कि टेम्परेचर T1 से T2 कर देने से हमारा K1 से क्या हो जाएगा, K2, अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी obviously for a reaction particular for a being particular reaction it is constant। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बात करते हैं कैसे ये आया, k इक्वल टू a e रेज़ टू माइनस e बाय RT है, इसको लॉग के लिए सॉल्व कर लिया है टेम्परेचर T1 के लिए, दिस इज T1, दिस इज K1, T2, दिस इज K2, एंड इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर दी है, माइनस। कोई दिक्कत? एंड यहाँ पे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर दी गई है, माइनस। तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये a वाले टर्म्स कट गए हैं, अगर हमने ये सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके हमें करने हैं
numericals obviously, but put the value, get the answer वाले numerical है, values put करो यार अलग अलग and you will get the different case, कोई दिक्कत clear? So let's have it, फिर कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके numerical कैसे आएंगे। मान लिया हमने for a chemical reaction at 27 degrees Celsius the activation energy is 600 R, activation energy यानी कि EA दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 600 R, the ratio of rate constants at 327 degrees Celsius to that of 27 degrees Celsius will be fine, and जैसे कि आपको पता ही है केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल डिग्री सेल्सियस के हिसाब से नहीं करना होता, फाइन, हमें हमेशा उसे केल्विन में क्या करना होता है, कन्वर्ट, फाइन। तो पहले तो हम फॉर्मूला बना लेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ln of K2 upon K1, ln of क्या फॉर्मूला है, ln तो है ही है यहाँ पे हमारे पास EA by R 1 upon T1 minus 1 upon T2, कोई दिक्कत, क्लियर। यहाँ पे 2.303 R था, वो मैंने बेसिकली ln नेचुरल लॉग ले लिया है, क्लियर। वो मैं इसलिए थोड़ा सा सोच पा रहा हूँ कि नेचुरल लॉग देखो यहाँ पे मेरे को E वगैरह दिख रहा है ऑप्शंस में, 2 है 40 है E है E स्क्वायर है, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा मतलब चल रहा है इस बात के लिए कि हम नेचुरल लॉग में रख लें तो ज्यादा सही रह जाएंगे शायद, ठीक है ना, फाइन। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा, दिस इज, ये तो हमें निकालना ही है, यानी कि ln of K2 upon K1 तो निकालना ही है, ये रेशियो तो निकालना है, बिकॉज K2 कौन से पे है, एट 600 केल्विन पे, एंड K1 कौन से पे है, 300 केल्विन पे, क्योंकि ये बन गया ना 600 केल्विन एंड ये बन गया है 300 केल्विन, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू EA, यस ये है 600 R अपॉन R 1 अपॉन T1, फर्स्ट टेम्परेचर कितना है, डेफिनेटली 300 एंड बाद में 600, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास सॉल्व होगी, कितना आ गया है, ln of K2 अपॉन K1, ये कट गया है, इसका एलसीएम ले लीजिए जरा, दिस इज 600 तो बाहर है ही, दिस इज 600 माइनस 300 अपॉन 600 इंटू 300, दिस कम्स आउट टू बी 600 इंटू 300 अपॉन 600 इंटू 300, दिस इज ln K2 अपॉन K1 and ln K2 upon K1 is equal to 1, and यहां से हमारे पास K2 upon K1 फिर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग लेके E, अगर नेचुरल लॉग ऑफ K2 upon K1 1 है तो 1 किसका है, वो तो लॉग में होता है 10 का, तो 10 का तो लॉग में होता है, ये बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ K2 upon K1 में ये K2 upon K1 क्या आ गया, E, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत। आप बेसिकली लॉग में भी रख सकते थे, क्या 2.303 आता है नीचे में, उस हिसाब से सॉल्व हो जाता, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। मेरे को यहाँ से E दिख रहा था तो मैंने थोड़ा सा सोचा अगर यहाँ पे कोई और नंबर आता ना फिर मैं इसको 2.303 से सॉल्व करके ही आंसर निकालता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली था 27 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, 327 पे चला गया है, तो अब बताना है कि क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, K2 upon K1 EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2 एंड K2 यानी कि 600 पे, K1 यानी कि 300 पे, ये वैल्यूज पुट करी हमने EA की, T1 की, T2 की, एंड व्हाट विल गेट इज K2 upon K1, कोई दिक्कत। एक और न्यूमेरिकल करते हैं सो दैट यू मस्ट बी प्रीटी क्लियर, कोई दिक्कत। लेट्स हैव इट, लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीकंपोजिशन ऑफ A into products has a value of K as 4.5 into 10 raised to 3 सेकेंड इनवर्स, यानी कि K1 दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, क्लियर। तुरंत मार्क कर लिया करो यार, एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइन, एट व्हाट टेम्परेचर, अच्छा, एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल पर मोल, एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी दिस, यानी कि ये हमें दिया हुआ है K2, अरे भैया यहाँ पे तो T1 एंड यहाँ पे T2 पूछा गया है, फाइन, K को का लफड़ा नहीं है, क्या है, T2 पूछा है, फाइन। तो क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है, अभी अभी हमने किया log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। अब अगर किसी के मन में शंका आ रही सर अब आपने लॉग ले लिया यार,
आपका ही नहीं पता चलता, कभी आप नेचुरल लॉग ले लेते हो, कभी आप लॉग ले लेते हो। देखो ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैथमेटिकल नंबर में वैल्यू निकालना मस्ट है यहाँ पे, तो लॉग ही लेंगे, क्योंकि हमें तो लॉग ही निकालना आता है, नेचुरल लॉग थोड़ी निकालना आता है, हमें तो लॉग निकालना आता है, इसलिए हम तब लॉग ही लेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में था कि ई की बात हो रही थी, तब हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ नेचुरल लॉग की जरूरत पड़ सकती है। यही तो स्मार्टनेस है, यही तो स्मार्टनेस है यूज करने की यार, यही तो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मार्टनेस का खेल है सारा, यही तो है स्मार्टनेस। वो लॉग K2 अपॉन K1 बेसिकली यार लॉग, वो कहते हैं कि कितना टेम्परेचर करने की रेट यहां से बढ़ के यहां आ जाए, यानी कि ये हमारा K2 है, कितना टेम्परेचर बढ़ा दें, कौन से टेम्परेचर पे जाके ये क्या आ जाएगा, तो ये बेसिकली 1.5 into 10⁴ अपॉन 4.5 into 10⁵ ई कितना है मेरा 60,000 किलो जूल है ना, जूल में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज 2.303 into 8.314 1 अपॉन T1 कितना है 283 माइनस 1 अपॉन T2। कोई दिक्कत, ये आपको सॉल्व करना आता है, दिस इज 3, दिस इज 10, दिस इज log 10/3, दिस इज 60,000 अपॉन 2.303 into 8.314 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन, कोई दिक्कत, ये मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, log of 10 minus log of 3, this is basically 0.52, ठीक है ना, and this is basically 60,000 upon 2.303 into 8.314 1 upon 283 minus 1 upon T2। मैंने इस साइड को सॉल्व कर दिया, ये दोनों चीजें से मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर लो, एंड देन वी विल सॉल्व इट, एंड ये काम आपको मेरे लिए क्या आया इसका T2, कोई दिक्कत, क्लियर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था यार, इसमें बोला 10 डिग्री T1 था, अब कितने टेम्परेचर पे जाके ये यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है ना, K2 ये है, K1 ये है, हमने वैल्यूज पुट कर आंसर ले लिया। और इसमें यार ज्यादातर दिक्कत यार, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है देखो, फिर तो श्योरली दिक्कत है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो प्रैक्टिस ही है आपके पास जो इकलौती चीज बची है, फाइन। एंड इफ यू आर गुड एट पर्टिकुलर कैलकुलेशंस, फिर आपके लिए तो ये कुछ नहीं है, फाइन। ये तो पुट द वैल्यू फिर द आंसर है, सारी चीजें दी, K2 दिया, K1 दिया, E दिया, R दिया, T1 दिया, T2 निकालना है, तो क्या करना है यार, 9वीं का बच्चा भी कर देगा, कोई दिक्कत, फाइन। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी, अकॉर्डिंग टू हमने आर्हीनियस भी निकाल लिया एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट भी निकाल लिया है, कोई दिक्कत, फाइन। पर जाने से पहले हम बेसिकली यार ये जो आर्हीनियस इक्वेशन थी, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए थोड़ी सी चीज और समझने वाली है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर मैं इसकी इक्वेशन को जाते जाते सॉल्व करना चाहता हूँ, एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, चलो फॉर्मूला का तो क्या है, फाइन, कोई दिक्कत। यार एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, पर अभी बहुत कुछ जेई के हिसाब से अगर हम देखें या नीट के हिसाब से देखें, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, चैप्टर चलता रहेगा। अभी वैसे मतलब इतना खत्म भी नहीं हुआ है एग्जैक्टली, एनसीईआरटी के हिसाब से भी एग्जैक्टली खत्म नहीं हुआ, पर मोटी मोटी चीजें काफी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना, फाइन। तो अब यार एक और इक्वेशन मेरे मन में आ रही है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, मैं इस आर्हीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो लेट्स हैव इट द आर्हीनियस इक्वेशन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक और फॉर्मूला बना के देखते हैं। सो नेक्स्ट इज बेसिकली अवर आर्हीनियस इक्वेशन को हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रहे हैं, आर्हीनियस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फाइन। एक बात है इसके लिए कल वाले डायग्राम से समझने वाली, दिस इज बेसिकली एनर्जी, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, फाइन। सो ये बता सकता हूं कैसे, किसका ग्राफ है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, कौन सा, एंडोथर्मिक डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्लियर। हमने कल इतनी बात तो कर ली थी कि ये बेसिकली क्या है, इसके लिए पर्टिकुलरली एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, आज हम इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड, क्योंकि अगर रिएक्टेंट यहां जाना चाहता है तो ये
इतना बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ेगा। एंड अगर हम ये देखें, ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, इजंट इट? क्योंकि मान लीजिए ये चीज यहां आना चाहती है तो इसको तो इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा ना, इसको तो इतना ही बैरियर क्रॉस करना है, यानी कि दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड। एंड ये क्या है, बेसिकली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच। तो टेंथ में पढ़ लेते हैं हम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो चेंज आया उसे हम डेल्टा एच बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली व्हाट इज डेल्टा एच? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, यही तो है। फॉरवर्ड में से बैकवर्ड क्या करना है, माइनस। फॉरवर्ड में से बैकवर्ड क्या करना है, माइनस। किसके लिए पर? फॉर एंडोथर्मिक के लिए, फॉर एंडो। क्यों? मैं इसको एक्सो के लिए बना के दिखाता हूं आपको। एक्सो के लिए ये ग्राफ कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, एंड दिस इज अवर डेल्टा एच। यहां डेल्टा एच क्या है, ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड फॉर एक्स। समझ आ रही है? ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड है, सो दैट वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए। फाइन, मैं इस चीज को बता रहा था, चलो एक्सोथर्मिक के लिए भी हो गया है। अल्टीमेटली तो मैं एक्चुअली आर्गीनियस इक्वेशन करना चाह रहा था रिवर्सिबल के लिए, पर ये एक्सो वाला भी आप बना के रख लीजिए, आपके काम आ सकता है। फाइन, बन गया एक्सो वाला, क्लियर? तो इसके लिए बेसिकली आप देखते हैं हमारे पास के ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इजंट इट? ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम इसको देखें फॉर फॉरवर्ड, के फॉर द फॉरवर्ड, ए फॉर द फॉरवर्ड, क्योंकि इस देखो ए का मतलब बेसिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो अलग अलग होगा ना। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, कोलिजन, क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ऑर्डर, अब तो अलग अलग होगा ना, ये तो डेफिनेटली अलग होगा। ई रेस्ट बार माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। एंड सिमिलरली के बी ए बी ई रेस्ट बार माइनस ई ए बी बाय आर टी। फाइन, अब हमारा के फॉर द इक्वेशन क्या होता है, आपने देखा होगा के फॉर द इक्वेशन के एफ अपॉन ए बी। अगर मैं इसको इसके अपॉन रख दूं ए एफ अपॉन ए बी ई रेस्ट बार माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी ई रेस्ट बार माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी, इजंट इट? एंड अगर हम इसको देखें तो ये अल्टीमेटली के एफ अपॉन के बी ए एफ अपॉन ए बी ई रेस्ट पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ये सब कुछ ई की पावर में चल रहा है, मैं इसको ई को काफी बड़ा कर देता हूं, इजंट इट? एंड ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड क्या होता है, डेल्टा एच। क्या होता है, डेल्टा एच। तो के एफ अपॉन के बी ए एफ अपॉन ए बी ई रेस्ट पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी आ गया। एंड अगर मैं लॉग ले लूं दोनों साइड तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू ln ऑफ ए एफ अपॉन ए बी माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। फाइन, दिस इज माय आर्हीनियस इक्वेशन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ln नेचुरल लॉग ऑफ फॉरवर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन, यार ये कांस्टेंट अपॉन
बैकवर्ड का बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड माइनस डेल्टा एच उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अपॉन आरटी। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? अब इसका हम बेसिकली अगर चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। लेट मी मेक द ग्राफ फॉर दिस आल्सो। और जी ग्राफ बना लेते हैं हम बेसिकली। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये बेसिकली मेरा पूरा m है। मैं यहाँ पे x पे 1/t लेता हूँ, ये 1/t मैंने x एक्सिस यहाँ पे ले लिया है, एंड दिस इज ln ऑफ kf अपॉन kb। क्लियर? स्लोप मेरा क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा एच फॉर एंडो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंडो के लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, आर तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या बन गया? नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग हो गया। तो स्लोप मेरा क्या आ गया? माइनस डेल्टा एच बाय, एंड ये मेरा क्या आ गया? ln ऑफ एफ अपॉन, कोई भी दिक्कत? This is just an extra equation for the reversible reaction, or linear equation for the reversible reaction। K A E A upon RT था, फॉरवर्ड के लिए लिख दिया, बैकवर्ड के लिए लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। KF upon KB, ये बेसिकली आ गया है शॉर्ट करके AF upon AB e raised to power minus EF minus AB upon RT। This comes out to be delta H upon RT, and अगर इसको सॉल्व करते हैं तो this is ln KF upon KB ln AF upon AB minus this particular thing, then the delta H upon RT। and अगर इसको y is equal to mx plus c के साथ इक्वेट कर लें, क्लियर? तो x 1/t है, y ln kf upon kb है, एंड ये आ गया हमारे पास c इंटरसेप्ट, ये आ गया स्लोप यानी कि माइनस डेल्टा h upon r। कोई दिक्कत? क्लियर? फाइन। सो इसके ऊपर भी बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि एक्सो के लिए बनाइए। तो एक्सो के लिए यार माइनस डेल्टा, ये डेल्टा h क्या होता है? नेगेटिव। सपोज ये एक्सो के लिए आ जाता है, तो एक्सो के लिए डेल्टा h क्या होता है? नेगेटिव। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। फाइन, ये बात ध्यान रखना। अगर ये एक्सो के लिए आ जाता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके, क्यों? क्योंकि ये माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, स्लोप हो गई पॉजिटिव, चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज बेसिकली यार टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हम हर तरीके की रिएक्शन के अंदर अर्लियर मेथड, अब का लीनियर इक्वेशन एंड हर एक के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। जितनी वैरायटी थी लगभग सारी वैरायटी मैंने कवर कर दी है। कोई दिक्कत? इन द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कैटलिस्ट हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, इस चीज को हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। एंड यार अब तक अगर किसी का सब्सक्राइब नहीं हुआ, हद हो गई यार, क्या कर रहे हो? अब तक तो यार तुम्हारे सारे दोस्तों का सब्सक्राइब हो जाना चाहिए था। कर दो, पटक दो लाइक। थैंक यू सो मच।